हेलो, नमस्कार मित्रों, नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोगों ने 2001-2003 तक का टेस्ट पेपर ऑर्गेनाइज किया था, यूपीपीसीएस, जो कि प्रीवियस ईयर में प्रश्न था। तो 2004, 2005 और 2006 3 वर्ष का मैं आज आप लोगों के सामने फिर डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसको बढ़िया समझ। ठीक है, कुछ प्रश्न ये जरूर है, काफी पुराना प्रश्न है, कुछ प्रश्न अप्रासंगिक, कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे आज के समय में अप्रासंगिक हो गए हैं। मान लीजिए सूचना के अधिकार से संबंधित प्रश्न आए। अब सूचना के अधिकार के संदर्भ में बहुत सारी चीजें बदल चुकी। हो सकता है कि वो प्रश्न आज के डेट पर अप्रासंगिक हो गया हो, उसको हम लोग अपडेट करके पढ़ सकते हैं। समस्या, ठीक है ना? तो आपके स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न है। संघीय मंत्रिपरिषद ने न्यायमूर्ति नानावती जांच आयोग का कार्यकाल 2 नवंबर 2004 तक पुनः बढ़ाए जाने का अनुमोदन किया है। यह आयोग राजग सरकार द्वारा बनाया गया था जांच हेतु। यह किसके जांच के लिए बना था? सभी लोग जानते हैं कि नानावटी आयोग का संबंध एक तो सिख विरोधी दंगों की जांच करने के लिए था, और दूसरा जब 2002 में गुजरात में गोधरा कांड हुआ, 2002 में गोधरा कांड के दंगों की जांच करने के लिए भी किया गया था। तो नानावटी आयोग का संबंध यहाँ किससे है? तो 1984 में जो सिख विरोधी दंगा हुआ, उस दंगे की जांच करने के लिए नानावटी आयोग का गठन किया गया था, क्योंकि उसका कार्यकाल एनडीए सरकार में बढ़ा दिया गया था। तो इसका आंसर आप लोगों का 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित होगा। हालांकि ये भी ध्यान रखना है कि 2002 में जो गुजरात में गोधरा कांड हुआ था, उसकी भी जांच करने के लिए नानावटी आयोग ही बना हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ प्रश्न का मुद्दा दूसरा है, इसलिए यहाँ आप लोगों को सिख विरोधी दंगा ही लगाना है, ना कि दूसरा आंसर लगाना है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, ये देखा जाए। एक दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। पंचायती राज व्यवस्था का पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। सभी लोग जानते हैं कि पंचायती राज के माध्यम से प्रशासन में जन सहभागिता को करने का प्रयास किया गया, जन सशक्तिकरण को प्राप्त करने का एक माध्यम है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जैसे लक्ष्य को प्राप्त करने का एक माध्यम है। तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य रोजगार को बढ़ाना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, लोगों को विकासात्मक मूलक प्रशासन में भागीदार योग्य बनाना। ये आपका आंसर डी होगा। लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, ये पंचायत का मुख्य उद्देश्य है। प्रशासन में जन सहभागिता को सुनिश्चित, ताकि जनता में जन सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किया जा सके, ये पंचायती राज प्रणाली का मुख्य उद्देश्य माना गया है। तो अगर मुख्य उद्देश्य पूछा है तो लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदार योग्य बनाना, ये आप लोगों का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। ये 2004 के प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 कन्फर्म हुआ। तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता निवारण है। अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 19 में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 24 में कल कारखानों में ये काम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब शोषण से संबंधित है बच्चों के, तो आप लोग अनुच्छेद 23 लगाइएगा। अनुच्छेद 23 ये आपका आंसर होगा। अगर कल कारखानों से आ जाता तो अनुच्छेद 24 हो, विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता तो अनुच्छेद 19 हो जाता, अस्पृश्यता के संदर्भ में आता तो अनुच्छेद 17 हो जाता। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ रहा है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, ये आपके सामने आ गया। भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति का पद यदि किन्हीं कारणों से रिक्त हो गया, चाहे उनकी मृत्यु हो जाए तो पद रिक्त हो सकता है, वो रिजाइन करके पद मुक्त हो सकते हैं,
या महाभियोग प्रस्ताव के माध्यम से संसद उन्हें पद से हटा सकती है। तो किन्हीं कारणों से यदि उनका पद रिक्त हो जाता है तो 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर पद भर दिया जाना चाहिए। 6 महीने के अंदर पद को भर दिया जाना चाहिए। इसका मतलब यदि भारत का राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। तो केयर टेकर प्रेसिडेंट के रूप में जब उपराष्ट्रपति काम करेगा तो उसका मैक्सिमम कार्यकाल 6 महीने होता है। इसका मतलब 6 महीने के अंदर पद भर दिया जाना चाहिए, ये व्यवस्था किया गया है। तो आंसर आप लोगों का बी होगा। 6 महीने के अंदर आपको पद रिक्त भरने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सुंदर है, देखिएगा। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको? यदि विधि का निर्वचन संबंधी कोई मामला हो, विधि का निर्वचन संबंधी कोई मामला हो तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते। ये 143 में लिखा है, परामर्श ले सकते। यदि विधि का निर्वचन संबंधी कोई मामला हो, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति कोर्ट से परामर्श ले सकता है। इसका आंसर आप लोगों का बी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन अगर परामर्श देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया कि हम परामर्श देंगे, उस परामर्श देने के लिए न्यूनतम 5 सदस्यीय खंडपीठ का होना अनिवार्य बोला गया है। इसी 5 सदस्यीय खंडपीठ हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के नाम से जानते हैं, संवैधानिक खंडपीठ के नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो अगर परामर्श देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया तो उसके लिए न्यूनतम 5 सदस्यीय खंडपीठ का होना अनिवार्य बताया गया है। तो ये आप लोगों का आंसर जो है ये राष्ट्रपति लगाना है, आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने ये आ रहा है, ये आपके स्क्रीन के सामने आया। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्त की जा सकती? बिल्कुल सही है। उत्साद भी किया जा सकता है, समाप्त भी किया जा सकता है, सृजन भी हो सकता है, उत्साद भी हो सकता है। तो संसद द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा संबंधित राज्य की विधानसभा समाप्ति संबंधी या सृजन संबंधी प्रस्ताव को पारित कर दे, इसके बाद संसद उस पर स्वीकृति लगा दे। तो जिन राज्यों में विधान परिषदें नहीं है वहां विधान परिषद का सृजन हो सकता है, जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं वहां उन राज्यों में विधान परिषद को समाप्त भी किया जा सकता है। तो सृजन भी किया जा सकता है, समाप्त भी किया जा सकता है, उत्साद भी हो सकता है, सृजन भी हो सकता है इसके तहत। तो आंसर आप लोगों का डी होगा। ये ध्यान रखिएगा, विधान परिषद के संदर्भ में पूछा गया है, ये प्रश्न यूपीएससी में भी कई बार पूछा गया, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। क्वेश्चन हुआ, केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता हुआ है परामर्शी, अपीली, संवैधानिक, प्रारंभिक। ध्यान रखना है ये आरंभिक अधिकारिता है, आरंभिक अधिकारिता या मूल अधिकारिता, आरंभिक अधिकारिता या मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता। संघ राज्य विवादों का समाधान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास एक अधिकारिता है जिसे आप लोग आरंभिक अधिकारिता या मौलिक अधिकारिता भी कहा जाता है। आरंभिक अधिकारिता या मूल अधिकारिता भी कहा जाता है। मूल अधिकारिता ये अनुच्छेद 131 में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। संघ राज्य विवादों का समाधान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास एक क्षेत्राधिकार है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आरंभिक अधिकारिता या मूल अधिकारिता या प्रारंभिक अधिकारिता, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में उल्लेखित है। तो इसे आप लोग आंसर लगाएंगे प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर। क्लियर हुआ ना? ये परामर्शी अधिकारिता है, ना ही ये अपीली अधिकारिता है, ना ही संवैधानिक, बल्कि ये आरंभिक अधिकारिता या मूल अधिकारिता या प्रारंभिक अधिकारिता के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के इनके सामने आ रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने ये आ रहा है, देखा जाए। ये स्क्रीन के सामने आप लोगों के आ गया। निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत के प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। क्षेत्र पंचायत के सदस्य अपने में से क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इसी प्रकार जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा होता है और जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के सदस्यों में से अपने में से होते हैं। इसका मतलब क्षेत्र 2 और 3 तो इनडायरेक्ट है, 2 और 3 का चुनाव तो इनडायरेक्ट होता है। अब प्रश्न पूछा है डायरेक्ट निर्वाचन होता है तो प्रधान का चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव होता है, पंच का चुनाव होता है। ये आप लोगों का 1, 4, 5 आंसर सही है। इनका चुनाव डायरेक्ट होता है। जिला पंचायत के अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत के प्रमुख का चुनाव इनडायरेक्ट होता है। तो ये आप लोगों का आंसर 1, 4, 5 है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 1, 4, 5 है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के सामने है। निम्न राज्यों में से कौन एक विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता? सभी लोग जानते हैं वो राज्य जम्मू कश्मीर है। अभी भी जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन के संदर्भ राज्य पुनर्गठन विधेयक जो आया है, कानून बन गया, उसमें भी यही व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर एक राज्य है जहां का राज्यपाल राज्य विधानसभा में 2 महिला सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार रखता है। 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ये जम्मू कश्मीर होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर जम्मू कश्मीर रखना है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर का आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। बार प्रश्न आ चुका है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है ना, जो कि निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, ठीक है ना। ये प्रश्न आप लोगों के सामने था, बहुत सरल प्रश्न था, कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है सब चीजों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का वास्तुकार शिल्पीकार या त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के गठन की सिफारिश किया था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति गठित किया गया, जिन्होंने नवंबर 1957 में अपनी जांच रिपोर्ट दिया। उस जांच रिपोर्ट में कहा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को तब तक सफल नहीं बना जा सकता जब तक कि उस विकासी कार्यक्रम में समुदाय की प्रत्यक्ष भागीदारी न हो, और इसी समुदाय की प्रत्यक्ष सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के गठन की सिफारिश किया। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का शिल्पीकार, वास्तुकार या गठन की सिफारिश किसने किया? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किया गया। तो आप लोग ध्यान रखना, बलवंत राय मेहता समिति। हालांकि अशोक मेहता समिति का संबंध भी पंचायत से है। इन्होंने टीयर सिस्टम की बात किया तो द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के गठन की सिफारिश किया। GBK राव समिति भी पंचायती राज प्रणाली की समीक्षा करने के लिए गठित हुआ था। लक्ष्मण सिंघवी समिति पंचायती राज प्रणाली की पुनर्समीक्षा के लिए गठित हुआ था। ये सब चीजों आप लोगों को ध्यान रखना है। सभी का संबंध है तो पंचायत से, लेकिन प्रश्न चूंकि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के गठन की सिफारिश किसने किया, तो आप लोग लगाएंगे बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। कन्फर्म हुआ 1957 में। और इसी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर भारत का पहला राज्य राजस्थान है। राजस्थान के नागौर जिले से त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई, क्योंकि उत्तर भारत का पहला राज्य राजस्थान है तो दक्षिण भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब नगर से त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी। आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों स्क्रीन के सामने ये आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। ये प्रश्न आ रहा है, ये अलग अभी फिर लिया था, ये पहले भी ये आया हुआ है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह के अंदर,
अभी इसके पहले भी ये प्रश्न आया हुआ था। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह में, ठीक है ना। इसके पहले भी प्रश्न आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने ये आया, ये भी प्रश्न शायद आ चुका है पहले भी। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 23 है। ये इसके पहले भी प्रश्न आ चुका है, इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ रहा है। ये आप लोगों की स्क्रीन के सामने ये पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। प्रथम स्पीकर जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन पास नहीं हो पाया था। ये लोकसभा का पितामह भी कहा जाता, लोकसभा का पितामह भी कहा जाता, पितामह, ग्रैंड फादर ऑफ, लोकसभा का पितामह भी जीवी मावलंकर को कहा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों आया, राष्ट्रपति पद्धति में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात नहीं कर, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति में। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंतर्गत समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में, ध्यान रखिएगा। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन शक्ति का उपयोग मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, ये व्यवस्था हमारी। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में समस्त कार्यपालिका शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होता है, राष्ट्रपति में होता है। ये आप लोगों का आंसर लगाना है, ये ध्यान रखना है, कार्यपालिका शक्ति वहां राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 16। उस समय के लिए ये क्वेश्चन नंबर 16 करंट का था, समय के लिए ये क्वेश्चन करंट में था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों की स्क्रीन के सामने, ठीक है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पालन कर्तव्य के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया? असंवैधानिक घोषित किया। प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया? ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। सभी लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 355 में लिखा कि राज्य की आंतरिक बाह्य सुरक्षा का दायित्व केंद्र संघ का है, केंद्र का है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है अनुच्छेद 355 आप लोगों को लगाना है, ठीक है ना, अनुच्छेद 355, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने आ रहा है। ये स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, बिल्कुल गलत है। भारत का नाम मात्र का राजतंत्र है, बिल्कुल गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, बिल्कुल गलत है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। भारत में संसदीय प्रजातंत्र की शासन प्रणाली को अपनाया गया, यही सही है। भारत में संसदीय प्रजातंत्र की शासन प्रणाली को अपनाया गया, यही सही है। इसका मतलब सर आप लोगों का डी होगा, डी आप लोगों को जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने आ रहा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा के समान सीटें प्राप्त है? लोकसभा की समान सीटें प्राप्त है, सभी को समझ में आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में 42 है, आंध्र प्रदेश में जो अविभाजित आंध्र प्रदेश था वहां भी 42 था। तो इसका मतलब आंसर तो आपका डी होगा, ठीक है ना। पंजाब में 13 है, असम में 14 है, गुजरात में 26 है, राजस्थान में 25, मध्य प्रदेश में उस समय 40 था, तमिलनाडु में 39 है। इसका मतलब ये तो उस समय ठीक नहीं थे। अविभाजित आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें थी। ये आंसर आप लोगों का डी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने आ रहा है। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आया, भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे, भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे, तो भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे?
भारत के 12वें प्रधानमंत्री भारत के 12वें प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग इंद्र कुमार गुजराल को मानते हैं। ठीक है ना, इंद्र कुमार गुजराल को माना जाए। ठीक है ना, कि इंद्र कुमार अटल बिहारी वाजपेयी ने शपथ तो लिया था, लेकिन बहुमत सिद्ध न करने के कारण उन्होंने रिजाइन कर दिया था, सभी लोग जानते हैं। तो फिर इसके बाद देवगौड़ा साहब देश के प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद 11 महीने कार्यकाल के बाद गुजराल को फिर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो गुजराल साहब को 12वां प्राइम मिनिस्टर माना जाए, आई के गुजराल को हम लोग मान सकते हैं। बाकी आप लोग देख सकते हैं क्रोनोलॉजी में, ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है ना, आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा इसको। हमारी समस्या आई के गुजराल ही होना चाहिए, बाकी आप लोग भी देख लीजिएगा क्वेश्चन का है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आप लोग देखा जाए, ये बढ़िया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता? अनुच्छेद 118 सब क्लास 4 में कहा गया, सब क्लास 4 में कौन, जब लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन होता है तो उस समय की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है। लोकसभा स्पीकर, कन्फर्म हुआ। जब संसद के दोनों सदनों में असहमत की स्थिति आती है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है, तो उस ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है। लोकसभा स्पीकर के द्वारा ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता की जाती है अनुच्छेद 118 सब क्लास 4 के तहत। ध्यान रखिएगा, तो 118 सब क्लास 4 के तहत आप लोग बताएंगे कि लोकसभा का स्पीकर उसकी अध्यक्षता करेगा। अगर लोकसभा का स्पीकर किन्हीं कारणों से अनुपस्थित है, उस समय डिप्टी स्पीकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। और अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, फिर राज्यसभा का उपसभापति ऐसे ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता करेगा। ध्यान रखेंगे, ये बात की बात है, लेकिन अभी जो ये प्रश्न आया इसमें आप लोग स्पीकर लगाना है, इसमें आप लोगों का आंसर स्पीकर होगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने ये आया। केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि उसने कार्यपालिका के आदेशों को दरकिनार कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। उसे संघीय सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उपरोक्त में से कोई नहीं। संविधान की मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दिया। संविधान की मूलभूत ढांचे का सिद्धांत पहली बार केशवानंद भारती बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दिया था। ठीक है ना, तो 24वां संविधान संशोधन की वैधानिकता को दिया गया था, जिसमें 7-6 के बहुमत से पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 24 अप्रैल 1973 को 13 सदस्यीय खंडपीठ में 7 और 6 की बहुमत से पहली बार संविधान में मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दिया, और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का मूलभूत ढांचा घोषित कर दिया। संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति समाप्त हो गई। पहली बार संविधान में मूलभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के संदर्भ में किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने आ रहा है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन उस समय के संदर्भ में तो ठीक था, इस समय ये प्रश्न अप्रासंगिक हो चुका है। का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए, उससे प्राधान्यता नहीं है अथवा विशिष्ट। पहली बात कि जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं होता था, उस समय नहीं होता था, इस समय तो लागू होता है। सूचना का अधिकार 5 अगस्त 2019 के बाद से हमारे यहाँ सूचना का अधिकार जम्मू कश्मीर राज्य पर भी लागू होता है। कन्फर्म हुआ। आवेदक को सूचना हेतु अनुरोध करता है, उसे सूचना मांगे जाने के कारणों को देना होगा। मांगे जाने के कारणों को देना होगा, ये नहीं लिखा हुआ है। अगर सूचना मैं निरस्त नहीं देता हूं, अगर मैं सूचना नहीं देता हूं तो उस कारण को बताना होगा कि आप किन कारणों से सूचना के अधिकार के तहत सूचनाएं जो मांगी गई उनको आप किन कारणों से सूचनाएं नहीं दे रहे हैं। कन्फर्म, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, कारण आप मुझे सूचना मांगना है, इसको सूचना मांगने के लिए मुझे कारण नहीं देना होगा। अगर मैंने आपसे सूचना का अधिकार सूचनाएं मांगा और अगर आप सूचनाएं निर्धारित समय सीमा के अंदर नहीं दे पाते,
तो उन कारणों को बताना पड़ेगा, किन कारणों से मैं सूचनाएं नहीं दे पा रहा हूं। इसका मतलब मांगने वाले के लिए नहीं, देने वाले के लिए बताना पड़ेगा मैं किन कारणों से आपको सूचित करके सूचनाएं नहीं दे रहा हूं। उस समय के संदर्भ में ये आंसर आप लोगों का सही था, लेकिन बहुत सारी चीजें अब बदल गया है, ठीक है ना। तो उस समय जब ये प्रश्न पूछा गया, उस समय के लिए ये विकल्प सही था उस समय के लिए। इस समय के लिए नहीं ध्यान रखा, इसलिए इस प्रश्न को सॉल्व भी मत करिएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये प्रश्न अप्रासंगिक हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है? हालांकि अब तो हमारे यहाँ मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आए, नई शिक्षा नीति लागू हुआ, तब से हमारे यहाँ पहला काम किया गया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके अब इन प्रेजेंट टाइम इसका नाम शिक्षा मंत्रालय है। ध्यान रखिएगा, इसका नाम इन प्रेजेंट टाइम क्या है? शिक्षा मंत्रालय, ठीक है ना। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय में नहीं आता है, ठीक है ना। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय में तकनीकी शिक्षा विभाग नहीं आता, क्योंकि इसके लिए अलग से ही हमारे पास एक मंत्रालय है जिसका नाम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन हम लोग काम करते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है ना। इसका मतलब तकनीकी शिक्षा विभाग नहीं आता है, ये आंसर सही है, ठीक है ना, ये आंसर। लेकिन बाद में तो इसमें महिला और बाल विकास विभाग भी अब भी नहीं आता है, माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा। अब इसका नाम शिक्षा मंत्रालय हो चुका है, इन प्रेजेंट टाइम इसका नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, शिक्षा मंत्रालय हो गया, ठीक है ना। इसका नाम शिक्षा मंत्रालय। और 1985 में राजीव गांधी ने इसका नाम बदल करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा था। इस मंत्रालय के अंतर्गत शिक्षा भी था, खेल एवं युवा मामले था, पर्यटन, संस्कृति एवं पर्यटन था, और महिला एवं बाल विकास। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछा है। भारत के प्रथम विधिक अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? सभी लोग जानते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार, प्रथम विधिक अधिकारी होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी नियुक्ति करता है। महान्यायवादी का पद राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होता है, लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, उसका कोई कार्यकाल नहीं है। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना, भारत का महान्यायवादी। इसी प्रकार राज्य सरकार के विधिक अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो सभी लोग बता सकते हैं, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता कहते हैं। राज्य का विधिक अधिकारी के रूप में महाधिवक्ता है, और भारत के प्रथम विधिक अधिकारी के रूप में महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को माना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने सामने आप लोगों का प्रश्न है, देखा जाए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन उसे अपने पद से हटाया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसी रीत से हटाया जाएगा जिस रीत से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का अधिकार संसद को है, कि संसद रिमूवल मोशन लगा करके सुप्रीम जज को हटा सकती है। तो इसका मतलब है कि संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर महान्याय को हटाया जा सकता है। आप लोग इसका आंसर बी लगाएंगे। सीएजी को उसी रीत से हटाया जाएगा इस रीत से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का अधिकार किसको है? संसद को। संसद रिमूवल मोशन लगा करके हटा सकती। तो आप लोगों का आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्कृत भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्कृत भेजने मुख्य रूप से संबंधित। वित्त आयोग की सिफारिश, वित्त आयोग क्या सिफारिश करता है? राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, राज्यों एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से, ना तो ए और ना ही बी, और डी है ए और बी दोनों। बी है ए और बी दोनों, ध्यान रखना है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये आंसर आप लोगों का डी है, सर आप लोगों का डी है, वित्त आयोग की सिफारिश सही कहते, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने ये 27 है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत किसी भी अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद की कोई भी कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 की बात कर अनुच्छेद 253 की बात कर रही हैं। तो अनुच्छेद 253 चूंकि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को ये बिना किसी राज्य की सहमति से होगा। ये चूंकि 253 का मामला है, 53 का मामला अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है ना, इसलिए इसका किसी राज्य की आवश्यकता बिना किसी राज्य की सहमति से लागू हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 आ रहा है। ये क्वेश्चन आया आप सामने। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम इतने समय तक रोक सकती, सभी लोग जानते हैं राज्यसभा अधिकतम 14 दिन 14 डेज 14 दिन तक रोक सकती, 14 दिन से, ठीक है ना, 14 दिन का आंसर आप लोग लगाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 ये लाइन देखा जाए। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, लोग जानते हैं 9 दिसंबर 1946 जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की पहली बैठक हुई, उस समय प्रोटेम स्पीकर के रूप में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्षता की, सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, ठीक है ना। लेकिन चूंकि प्रश्न पूछा प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, आप लोग बताएंगे, वो आंसर आप लोगों का सही है। क्वेश्चन आपके सामने ये है। अब ये क्वेश्चन अप्रासंगिक है, क्वेश्चन को आप लोग काट दीजिए, क्योंकि 12वें वित्त आयोग, अभी आजकल तो 12वें वित्त आयोग की हम लोग बात कर रहे हैं, 12वां के काट देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने आ रहा है। ये क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन किया जाता है, शायद सभी लोग जानते हैं कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन की सर्वोच्च संस्था है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय का प्राक्कलन करने वाली सर्वोच्च संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने आया है, क्वेश्चन नंबर 32। ये शायद प्रश्न और कई बार आ चुका। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? सभी लोग जानते हैं कि लाभ के पद का निर्णय करने का अधिकार संघीय संसद को है, संघीय संसद को है। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो बोलो संसद करेगी, संघीय संसद करेगी, ठीक है ना, संघीय संसद करेगी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के संदर्भ में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आ रहा है 33। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा देखा जाए तो ठीक। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हो कम से कम होने चाहिए। लोकसभा की संख्या का 1/10वां हिस्सा, लोकसभा की संख्या का 1/10वां हिस्सा, 1/10वां हिस्सा होता है 55। लेकिन चूंकि यहाँ विकल्प 55 नहीं है, 50 है, 60 है, 80 है, लोकसभा कुल संख्या का 1/3 हिस्सा, ये गलती है। तो आप लोग इसको विकल्प के तौर पर बी लगा सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट आंसर जो है आप लोगों का, तो ध्यान रखना, एक्यूरेट आंसर 55 होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा की कुल संख्या का 1/10वां हिस्सा, यानी 1/10वां हिस्सा कहलाता 55 सीटें। इस पॉलिटिकल पार्टी को 55 सीटें प्राप्त होगी, उसको अपोजिशन की पार्टी का दर्जा दिया जाएगा और उसके नेता को लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा का दर्जा दिया जाएगा। तो 1/10वां हिस्सा यानी 55 ही लगाना है, लेकिन चूंकि विकल्प नहीं था इसलिए मैंने 60 लगा दिया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें में से कौन से नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार। बिल्कुल आंसर मिल गया, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार एसपी गुप्ता वर्सेज
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का विस्तार है। ये सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसका मतलब हालांकि अभी जो हमको सूचना का अधिकार प्राप्त है वो न मौलिक अधिकार नहीं है, न संवैधानिक अधिकार है, वो एक लीगल राइट्स है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि प्रश्न ऐसा पूछा है, सम्मिलित नहीं है, तो सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सूचना का अधिकार देखना हो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का विस्तार है। लेकिन इन प्रेजेंट टाइम सूचना का अधिकार कौन सा अधिकार है आपका, तो ये आपका एक लीगल राइट्स है, ये एक आपका कानूनी अधिकार है। क्लियर हुआ? ये आप लोगों को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों स्क्रीन के सामने ये आ रहा है। भारत में वित्तीय आपात की बात कर रहा हूं, अनुच्छेद 360 की बात हो रही। वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई? सभी लोग जानते हैं कि कभी नहीं हुआ। आज तक हमारे देश में वित्तीय आपात कभी भी लागू नहीं हुआ, वित्तीय आपात कभी लागू, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आ रहा, ये आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन से एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? मंत्रिपरिषद विश्वास प्रस्ताव ला सकती, विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है, विपक्ष निंदा प्रस्ताव ला सकता, विपक्ष स्थगन प्रस्ताव ला सकता, लेकिन सरकार विश्वास प्रस्ताव लाती है। तो विश्वास प्रस्ताव ला सकती। भारत निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत के मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो बोलो विश्वास प्रस्ताव रख सकती है, बाकी तो सब अपोजिशन ही रखने का अधिकार दिया गया है, ठीक है ना। देखो ये देखो कौन ये क्वेश्चन, भारत निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं? भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, भारत की संचित निधि पर भारित नहीं, ठीक है ना। भारत बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। भारत के राष्ट्रपति का वेतन भत्ते भारित है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भारित है, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन भत्ते भारित है। क्योंकि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के रूप में वेतन ही नहीं मिलता, उपराष्ट्रपति का वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। और यहां प्रश्न दिया है भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ते, इसका मतलब यही आंसर सही होगा। भारत के उपराष्ट्रपति को तो वेतन भत्ते मिलता ही नहीं है, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के रूप में वेतन मिलता ही नहीं है, क्योंकि नो वर्क नो पेमेंट। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के रूप में कोई औपचारिक वर्क नहीं, तो नो वर्क नो पेमेंट। इसका मतलब उनका वेतन मिलता राज्यसभा के सभापति के रूप में, और राज्यसभा के सभापति का वेतन संचित निधि में भारित है। इसका मतलब यहां जो प्रश्न दिया है, उत्तर विकल्प दिया भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ते, भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता ही नहीं, तो संचित निधि भारित कहां से होगा? इसका मतलब आपका आंसर बी है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन के सामने ये आ रहा है, जाए इस सामने। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? संकट काल की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद 352 की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय आपात की बात, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात। तो सभी लोग जानते हैं कि 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर संसद के द्वारा पास किया जाए, ठीक है ना, 1 माह की संकट काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ये क्वेश्चन कथन कारण का है। क्वेश्चन देखिएगा, नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं। कथन, संसद राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने के अधिकार कार्यपालिका के पास बिल्कुल नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी रीत से हटाया जाएगा जिस रीत से सुप्रीम कोर्ट के जज को, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश चाहिए। चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति चुनाव आयुक्तों को हटा सकता है। इसका मतलब कार्यपालिका के पास नहीं। स्टेटमेंट ये गलत है, आर गलत है, ये सही है परंतु आर गलत है। इसका आंसर आप लोगों का सी होगा। कथन सही है और कारण गलत है, इसका आंसर आप लोगों का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 आ रहा है, 40, क्वेश्चन नंबर 40। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं? राजकोषीय नीति का कौन सा उद्देश्य नहीं है? ठीक है ना, राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है मूल्य स्थिरता, स्थिरता
उद्देश्य नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को इनके सामने, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। लोग जानते हैं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा डीपीएसपी में था, अनुच्छेद 45 में था। फिर इसके बाद 86 या 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत ये कहा गया कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 सब क्लाज ए के तहत मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक अधिकार। क्लियर हुआ? इसका मतलब है बच्चों का ये अधिकार अब मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 21 सब क्लाज 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अब शिक्षा का अधिकार बच्चों का कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार बोलेंगे, लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये डीपी था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? संवैधानिक अधिकार किसको है? अंतिम निर्णय लेने का अधिकार तो राष्ट्रपति को ही है, राष्ट्रपति। ये किसको अधिकार है? राष्ट्रपति, है ना, ठीक है। प्रावधान किया गया है राष्ट्रपति किसी भौगोलिक क्षेत्र को क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 244 और 244 सब क्लाज ए में लिखा है, भाग 10 में लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये आज आप लोगों को 42 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, ठीक है ना। 2004, 2005 और 2006 का पीपीसीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। आप लोग इसको बढ़िया से देखिएगा, कंफर्म हुआ। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, अच्छा लगता है। नेक्स्ट जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 2007, 2008, 2009 तक का करेंगे। 2004, 5, 6 का था, आगे चल के 2007, 2008, 2009 का करेंगे। 3-3 साल को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। मैंने 2006 तक का आप लोगों को प्रीवियस ईयर का डिस्कस किया, ठीक है ना। आज की क्लास के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, आपको सूचनाएं मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।